हाँ ठीक है। हेलो, आवाज आ रही। आज हम MRD 101 के चौथे ब्लॉक से कुछ चर्चा करेंगे। पिछले कक्षाओं में, पिछले वर्ग में हमने लोग देखा कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में तो उसमें कुछ मिला जुला ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था, उसका परिचय, उसकी सामाजिक संरचना, कुछ आर्थिक संरचना की चर्चा की थी। फिर खंड 2 में हम लोगों ने ग्रामीण विकास का एक अवलोकन किया, उसकी कार्यनीतियों के संबंध में समझा। फिर उसका भारत में ग्राम विकास और कुछ एशियाई देशों का कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तीसरे खंड में ग्राम विकास के कृषि आंदोलन से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई। कृषि का आंदोलन, जिसमें भूमि सुधार वगैरह, हरित क्रांति या उस कृषि विस्तार की अन्य सेवाएं जो हैं, उसकी चर्चा तीसरे ब्लॉक में की गई। आज हम कुछ चौथे ब्लॉक से, MRD के चौथे ब्लॉक्स में ग्राम विकास प्रशासन से संबंधित कुछ बातों का ध्यान देंगे, क्योंकि प्रशासन किसी भी व्यवस्था का बहुत मूल चीज होता है। सारा विकास प्रशासन पर ही होता है, और प्रशासन अगर नियमित ढंग से रहता है तभी कोई कार्यक्रम आगे चलता है और विकास की सीढ़ी पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस ब्लॉक में जो है ग्रामीण विकास के प्रशासन में पहला जो यूनिट है उसमें कुछ प्रशासनिक ढांचे के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित गांव में क्या क्या काम हुए हैं, इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद इसका दूसरा जो यूनिट है, दूसरे यूनिट में पंचायती राज के बारे में व्यवस्था है। पंचायती राज का सिस्टम हमारे यहाँ कैसे लागू हुआ, कैसे कार्य कर रहा है, इसकी चर्चा की गई है। और तीसरी इकाई में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा भारत के गांवों का बहुत विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम करती हैं, उनकी चर्चा की गई है। और अंतिम जो यूनिट है इसका, चौथे ब्लॉक का, उसमें ग्रामीण ऋण के संबंध में, ग्रामीण ऋण मतलब कि बैंकों के द्वारा या जो ग्रामीण बैंक हैं या कमर्शियल बैंक, उनके द्वारा गाँव के विकास में कहाँ तक सहयोग किया गया, उसकी चर्चा की गई। तो थोड़ा सा पहले हम प्रशासनिक ढांचा के बारे में यूनिट 1 की चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में जो बताया गया है कि हमारे भारतवर्ष का प्रशासनिक ढांचा कैसा था पहले और आज की स्थिति में हम किस तरह से गुजर रहे हैं, उसकी चर्चा की गई है। हमने पहले भी बताया कि भारत जो है गाँवों का देश है, और यहाँ की सारी व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था हमारी गाँव पर निर्भर करती है। तो गाँव के विकास पर ही भारत का विकास निर्भर करता है। तो हम लोग देखते हैं कि गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज में रूपांतरण, उसका गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि नौकरशाही जो हमारी है, जो व्यवस्था हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित जो नौकरशाही व्यवस्था है, उसकी भी चर्चा इसमें की जाती है। और उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह सामाजिक बदलाव करता है, समाज में अब उनके विचारों का, उनके अभिवृत्तियों का, उनके मूल्यों का, उनकी दिशा में वह परिवर्तन करता है, और इसी से वह प्रवृत्ति वह जागृत होती है। दूसरा जो नौकरशाही संगठन का ये विशेषता होता है, ये एक विकेंद्रित होता है। विकेंद्रित यह जरूरी है, विकेंद्रीकरण इसमें जरूरी है, सेंट्रलाइज नहीं होता है। यह प्रशासन जो है कई भागों में बटा होता है, कई तरह के लोग काम करते हैं और कई तरह के लोगों के द्वारा सहयोग मिलता है। इस अवस्था में विकास की गति और तेज होती है। और तीसरा जो है इसका महत्व जो है प्रशासनिक तंत्र का, जो उसकी विशेषता कहिए, वो राजनीतिक नेतृत्व से है। राजनीति भी हमारे यहाँ, हमारा देश लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी काम करते हैं, वो भी प्रशासन में सहयोग करते हैं। उनका भी नेतृत्व जो है, उनका भी लीडरशिप हमें काम करता है। वो कैसे तालमेल बनाकर चलते हैं नौकरशाही के द्वारा, उनका भी एक नेतृत्व। ये 2-3 बातें जो हैं भारत के ग्रामों के प्रशासनिक ढांचे में बहुत काम करता है, जो हमारी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाता है, विकास को बढ़ाता है। ये सब बातें
पर विचार करते हुए पहले प्रशासनिक तंत्र का हम एक प्रारूप अध्ययन करते हैं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमारे भारत के गांव का प्रशासनिक तंत्र किस तरह का था, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इसका कैसा था प्रशासन। 1947 के पहले देश औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों के अधीन था, तो उनकी व्यवस्था चली आ रही थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में सब हमारा संविधान यहाँ पर आपस में यहाँ पर लागू हुआ, हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। तो 1952 में मैंने पहले भी चर्चा की थी, गत ब्लॉक में भी, पिछले ब्लॉक में भी, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। 1952 में गांवों के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्माण किया गया और उसके द्वारा गांवों में विकास में कई तरह के बदलाव लाए गए। उसमें उस विकास कार्यक्रम में यह जमीनी स्तर पर यह काम किया गया कि अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति का एक गठन किया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा गांवों में अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कैसे हो, अधिक से अधिक खेती को कैसे बढ़ावा गया, इस पर हमारा फोकस किया गया, इस पर हमारा ध्यान दिया गया। तो पहले इसके लिए कार्यक्रम जो चलाया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उसमें जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि वह प्रत्येक प्रखंड में या प्रत्येक जिले में 100-200 गांवों को लेकर विकास के रूप में उनकी स्थापना की गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट की। उसमें विकास के मद में सिर्फ कृषि ही नहीं आया, पशुपालन पर भी ध्यान दिया गया, सहकारिता कोऑपरेटिव पर भी ध्यान गया, जो टेक्निकल इशू हैं उस पर भी ध्यान रखा गया और प्रत्येक 10 गांवों के हिसाब से एक कमेटी का निर्माण किया गया, वो जमीनी स्तर पर। पहले तो हम राज्य के 100-200 गांवों के लिए, उसमें प्रत्येक 10 गांवों के हिसाब से, अब उसमें हर राज्य का अपना अपना अलग अपना एक कार्यक्रम का एक प्रक्रिया थी, उसका उद्देश्य था। लेकिन एक सरकार के द्वारा जो निर्धारण किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा 10-10 गांवों के हिसाब से ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई और इन नीतियों का समन्वय एक समन्वय जो है संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिस राज्य का चीफ मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उनके द्वारा इन कमेटियों का संचालन होगा मुख्य रूप में। बाकी जो है हमारे नीचे के पदाधिकारी उसको कार्यक्रम करेंगे। 52 में यह लागू किया गया, 53 में इसका कार्यक्रम पूरा देश में लागू किया गया, पूरे राष्ट्र में इसकी समिति बनाई गई। इसमें पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला कल्याण, इस सारी बातों पर विचार करते हुए एक कार्यक्रम लागू किया गया। ग्रामीण स्तर पर विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति, जिसको हमने कहा कि 10 गांवों को मिलाकर कुछ वर्कर के स्तर, उसमें ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ता जो है विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई। वो विलेज लेवल वर्कर जो थे उनका समन्वय विकास आयुक्त से रहता था। जो विकास आयुक्त पहले तो, आज तो जिला स्तर पर भी विकास आयुक्त हैं, पहले राज्य स्तर पर थे, जिसको आप विकास कमिश्नर या डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाता था, उनके स्तर पर वह काम होता था। और विलेज लेवल वर्कर जो थे वो गांव की समस्या का अध्ययन करते थे, कहाँ गांव में खेती का विकास हो, कहाँ गांव में शिक्षा का विकास हो, कहाँ ग्रामीण उद्योग का विकास हो, कहाँ पशुपालन का विकास हो, समाज कल्याण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन सब बातों पर विचार करते हुए उस योजना के अनुसार वे कार्य चलाते थे। यह कार्यक्रम चलते रहा और इस कार्यक्रम के द्वारा, लेकिन देखा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह बहुत राष्ट्रीय स्तर पर काम करता नहीं था। इसकी कार्यनीति जो है धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाती थी, ध्यान केंद्रित वे नहीं कर पाते थे विकास के ऊपर। तो उसमें फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया और 1979 में ग्राम
पुनर्निर्माण मंत्रालय बनाया गया। भारत सरकार द्वारा 1979 में ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का निर्माण किया गया, जो 1982 तक इसका लक्ष्य रहा कि इसको गांव के विकास को पुनर्निर्माण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिर 82 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय से 79 में ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। फिर 1985 में 2 भाग में बांट दिया गया इसको, ग्राम विकास में कृषि और ग्राम विकास 2 भागों में बांट दिया गया। कृषि को अलग कर दिया गया और बाकी जो ग्राम विकास के अन्य कार्यक्रम थे 1985 में उसको लागू अलग कर दिया गया। यह कार्यक्रम बहुत दिनों तक चला। कृषि मंत्रालय द्वारा यह काम कृषि का कार्य किया जाता था, गांव के अन्य विकास जो काम थे उनके लिए मंत्रालय अलग कर दिया गया। यह कार्यक्रम चला, लेकिन 1995 में 79 में नाम बदला, फिर 82 में आया, फिर 85 में हुआ, फिर 95 में 95 में कहिए इसका नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय कर दिया गया। जैसे जैसी उस आवश्यकता महसूस हुई वैसे वैसे सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर भी उसकी आवश्यकता महसूस हो गई और उनमें परिवर्तन किया गया। तो 95 में इसका नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कर दिया गया और फिर 99 में इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो आज तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से काम कर रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय दोनों एक ही हुआ, उसमें बहुत परिवर्तन, उसमें बहुत अंतर नहीं आया, उसी को विकास मंत्रालय से जोड़ दिया। 2003 में भी यह एक विकास मंत्रालय अभी भी 2003 से 2-3 से कई ग्रामीण विकास मंत्रालय काम कर रहा है। इसमें सिर्फ यही किया गया है कि 2 विभाग बनाया गया। ग्राम विकास मंत्रालय में 2002-3 में इसमें 2 विभाग यही कर दिया गया है। एक विभाग का नाम है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा जो बहुत आपने देखा होगा कि गांव में कुछ पेयजल की समस्या बहुत उत्पन्न हो गई थी। भारत के गांव में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, शुद्ध पानी नहीं मिलता था। वैसी अवस्था में पेयजल आपूर्ति विभाग को इससे अलग कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय तो एक था ही, लेकिन उससे पेयजल आपूर्ति विभाग को 2003 में महसूस किया गया और विकास मंत्रालय में एक पेयजल आपूर्ति विभाग को अलग किया गया, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी काम होते थे और मंत्रालय का कार्य उन विभिन्न विभागों में बटा गया था। अब ग्रामीण विकास विभाग जो था, जो और इसके बाद हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि 52 के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था के चलते उनका तालमेल पंचायती राज से भी शुरू हो गया था और ग्रामीण विकास विभाग जो है उसके जिम्मे प्रशासनिक और पंचायती राज कार्यक्रम आ गया, ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम आ गया, एक स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना आई, स्वरोजगार योजना कहिए, तो आज मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं, उस वक्त भी था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई। इसके बाद भूमि संसाधन विभाग आया, एक पर्यवेक्षण या कहिए सुपरविजन विभाग बना, वित्त विभाग बना। इस तरह गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण भूमि संसाधन योजना, वित्त विभाग योजना, ये सब ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करने लगे। इन 4-5 योजनाओं के द्वारा ग्रामीण विकास के ऊपर फोकस किया गया। पेयजल में पेयजल आपूर्ति और उसके अलावा स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया। आज भी सरकार का बहुत बड़ी नई सरकार जो हमारे केंद्र में, इसका स्वच्छता पर बहुत बड़ा अभियान है, बहुत अभियान कार्यक्रम लागू है स्वच्छता के ऊपर, जो आप एक नमामि गंगे से जोड़ सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के शहरों में स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, या स्वच्छ जो कूड़ा करकट जो कूड़ा करकट हैं जो यहाँ पर शहरों में या गांव में जहाँ कलेक्शन होता है उनका एक संग्रहण करके उसके विभिन्न प्रकार का उद्योग, छोटे छोटे उद्योग रूप में कहीं इस्तेमाल किया जाए, कहीं खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो स्वच्छता के ऊपर सरकार का बहुत सारा कार्यक्रम भी चल रहा है। उस वक्त भी था, लेकिन उतना वह कार्य रूप में नहीं था, उतना बृहद रूप में नहीं था जिस तरह आज मेरे यहाँ चल रहा है। तो पेयजल में ही स्वच्छता पर ध्यान सरकार के द्वारा दिया गया। इस तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन मूल रूप में जो है यहाँ जो जुड़ा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय ही था,
या जो 2002-03 से यह कार्य रूप में है। तो इस ग्रामीण विकास मंत्रालय को 3-4 भागों में बांटा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम को 3-4 भागों में बांटा गया। केंद्र में तो उसके हेड होते ही हैं, लेकिन राज्य में इसका मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनी और इसे 3-4 भागों में 3-4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें स्वरोजगार कार्यक्रम था, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था, क्षेत्र विकास कार्यक्रम था और बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम। स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, क्षेत्र विकास कार्यक्रम और बुनियादी आवश्यकता। स्वरोजगार में आप कहते हैं कि लोग स्वयं भी रोजगार अपना आदमी प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए, सुविधा दी जाए कि स्वतः हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, स्वरोजगार प्राप्त कर लें। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम तो समझ ही रहा आदमी की मजदूरी द्वारा विभिन्न प्रकार के मजदूरों के लिए ये साल में कुछ स्कीम आया है, जिसके द्वारा ये सरकार की स्कीम आती है और उनका एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्षेत्र के विकास, इसके द्वारा क्षेत्रीय जो समस्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों का विकास का अलग अलग मुद्दा होता है, उनकी समस्या अलग होती है, उनका अध्ययन वहाँ करना पड़ता है कि कैसे क्षेत्रीय समस्या है, किस जगह में कैसी क्षेत्रीय समस्या है, क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार की ऋतु हैं, विभिन्न प्रकार के स्थान हैं, एक समान तो कहीं है नहीं, तो उसका अध्ययन उस जगह क्षेत्र से करना पड़ता है। और फिर बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम, तो वहाँ का बेसिक जो नेसेसिटी नीड क्या है, वहाँ का बेसिक नीड का अध्ययन वहाँ करना पड़ता है और इसके आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करता है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किया गया, प्रशासनिक हेरफेर किया ग्रामीण विकास मंत्रालय में। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बनाया गया, राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में NIRD भी कहते हैं आप, और एक ऑटोनोमस संस्था थी जिसे शॉर्ट में कपाट कहते हैं। पहला मैंने नाम लिया ग्रामीण विकास संस्थान NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा था एक ऑटोनोमस संस्था जिसका नाम दिया गया काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। उसका हिंदी में नाम है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में उसे कपाट कहा गया, कपाट। यह संस्था रजिस्टर्ड थी, NIRD एक ऑटोनोमस संस्था थी और कपाट जो है रजिस्टर्ड एक संस्था थी, लेकिन यह संस्था सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड होने की वजह से संचालन, इसकी नियम नीतियां सब सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी, वह राष्ट्रीय स्तर पर काम करता था। यह 1984 में इसकी एक तरह से स्थापना हुई, जो हमारी नीतियां लगाई वह हमने कहा कि 2002-03 में, लेकिन कार्य रूप में 84 से ही आ गया था। वह कपाट काम करता था, एक तरह से उसमें कुछ NGO भी जुड़ गए थे जो रजिस्टर्ड होते थे, कुछ ऑटोनोमस संस्था जुड़ गई थी, वो जुड़े होते थे और वो काम कर रहे थे। अब उन्हें कोष की आवश्यकता थी, तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो थे बिजनेस क्लास लोग, उनको विभिन्न प्रकार को छूट देकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उनको लाभान्वित कर उनसे धन की उगाही की जाती थी और उन्हें छूट देकर उनसे कुछ दान लिया जाता, दान के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इन संस्थाओं के चलाने के लिए शुरू में हमारे यहाँ ये किया गया कि ग्राम विकास परियोजनाओं को कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए कोष की स्थापना की गई और कुछ दानदाताओं या कुछ बिजनेस क्लास के द्वारा टैक्स में छूट देकर उन्हें दान के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनके द्वारा ये परियोजनाओं का संचालन उन फंडों के द्वारा होने लगा। क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा तो बहुत, वित्त तो बहुत आवश्यक चीज़ है, बिना वित्त के संस्था चलेगी नहीं, कोई भी विकास का काम बिना वित्त के होगा नहीं। तो कुछ तो उनके द्वारा उनके टैक्स में छूट देकर उन्हें दान के ऊपर प्रोत्साहित कर उनके द्वारा कुछ ऐसा उपाय सरकार के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा उन संस्थाओं का संचालन होने लगा। इस तरह ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर, जो मैंने अभी चर्चा की, इसकी ऊपर में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और कपाट जिसकी चर्चा हमने की, और उसके द्वारा ग्राम विकास के कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए गए, वे राष्ट्रीय स्तर पर
संचालित होने लगे। लेकिन उसमें एक समस्या आई कि गांव के हर क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के हर हर क्षेत्र में उससे लाभान्वित नहीं होते थे। उसमें जैसे कुछ अनुसूचित जातियां और जनजातियां छूट जाती थी, कुछ जो है ग्रामीण महिलाओं या बाल बच्चे जो कुछ उनका उन्हें लाभ नहीं मिल पाता था, उनके स्वास्थ्य पर नहीं काम हो पाता था, उनके कल्याण मंत्रालय उनके कल्याण पर नहीं काम होता था, उनके छोटे छोटे उद्योगों पर काम नहीं हो पाता था। तो इस तरह ये समस्याएं हमारे यहाँ जो है होने लगी। उन समस्याओं के होने से यह समस्या हुई कि इसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, इसको कैसे बांटा जाए विभिन्न विभागों में। तब उस गांव विकास में वह सोचा गया कि इसमें आज भी देखिए कि केंद्र में जो कई विभाग बटे हुए हैं ग्रामीण विभाग से, उसमें कई क्षेत्रों में उसका भी एक तो पंचायती राज में है, जो सारा पंचायती राज के जिम्मे है। कुछ और जो है विकास के कार्यक्रम है कई भागों में बटे गए हैं, जहाँ में महिलाओं का काम होता है, जहाँ शिक्षा का काम होता है, जहाँ स्वास्थ्य का काम होता है। उनका हर क्षेत्रों में काम चलता है और उनके द्वारा विकास की गति को तेज किया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। फिर राज्य स्तर पर भी हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी इनका कार्यक्रम चलने लगा। हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी काम होने लगे, स्टेट लेवल पर ग्राम विकास के। 1952 के बाद जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो काम था वो तो होता ही था राज्य स्तर पर, लेकिन राज्य स्तर पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ कई राज्य थे। उस वक्त तो राज्यों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे कई राज्य भी बट गए। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बंटवारा हुआ, उसकी संख्या राज्यों की संख्या बढ़ गई। कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर आबादी बहुत अधिक थी, कुछ राज्य थे जो बहुत छोटे रूप में थे, जिनकी जनसंख्या कम थी। उनका क्षेत्र बड़ा था लेकिन जनसंख्या कम थी। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी क्षेत्र कम है लेकिन जनसंख्या अधिक है। विभिन्न विविधताओं का देश मेरा है। तो और वहाँ पर गाँव में कुछ छोटे किसान थे, कुछ सीमांत किसान थे, कुछ खेतिहर मजदूर थे। तो इस अवस्था में राज्यों को कुछ अधिकार दिया गया केंद्र के द्वारा। यह है हमारे 1979 के बाद, 80 के बाद, 80-81 के कार्यक्रम में यह दिया गया कि राज्यों को कुछ अधिकार दिया गया कि वह अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को कैसे चलाएं, कैसे। ये तो सब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा था ही समेकित कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NRP जिसे कहते हैं, भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, या सूखा कार्यक्रम, या मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल DDP जिसे कहते हैं, या जिसे सूखा क्षेत्र का कार्यक्रम, या रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEPG था, या राष्ट्रीय ग्रामीण, ये सब तो व्यवस्थाएं थी ही। लेकिन विभिन्न राज्यों के द्वारा कैसे लागू किया जाए, कैसे राज्य और केंद्र का तालमेल हो, उसके लिए हर एक के राज्य में सचिव स्तर पर, संयुक्त सचिव स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई और वे जो है इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग देने लगे। उनके अधीन कई छोटे छोटे कर्मचारी भी होते थे, कई उनके सहयोगी होते थे, जिसमें मैंने बताया कि विलेज लेवल वर्कर वगैरह जहाँ तहाँ का स्थापना उनको काम करने लगी। कई जिलों में, कई राज्यों में जो BDO वगैरह थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उन्हें इस काम से जोड़ा गया, उन्हें भी लिंक किया गया और राज्य के विकास में सहयोग मिला उनके द्वारा। लेकिन आज जो स्थिति हमारे यहाँ है कि सारा विकास का कार्यक्रम जो है, इसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता था, मुख्यमंत्री की जिम्मे होता था, और विकास की नीतियों का कार्यान्वयन और नियोजन सारा उन्हीं के माध्यम से होता है। अब उसके अधीन मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रधान सचिव, ये हर एक राज्य में हो गए हैं। मुख्य सचिव को भी कुछ कार्य दिया गया, कुछ में कृषि उत्पादन आयुक्त के हैं, प्रधान सचिव के हैं, उनके द्वारा भी समन्वय का कार्यक्रम होता है, उनकी निगरानी होती है, उनका मूल्यांकन होता है, उनकी समीक्षा की जाती है और समीक्षा के आधार पर राज्य के कार्यक्रम को विभिन्न जिलों में भेजा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि केंद्र और राज्य का जो कार्यक्रम होता है उसका जिला स्तर पर हम संचालन या समन्वय या उसका अग्रसारण कैसे होता है जिला स्तर पर।
क्योंकि जिला से प्रखंड जुड़ा होता है, अब प्रखंड से गांव जुड़ा होता है। हमारे देश की विविधता यह है कि केंद्र, राज्य, और राज्य से जिला, और जिला से प्रखंड जुड़ा हुआ, प्रखंड से हर गांव जुड़े हुए। तो जिला स्तर पर, विलेज लेवल पर भी भारतवर्ष में प्रशासनिक ढांचा में कुछ अध्ययन किया गया। उसमें कुछ पहले जो लागू थे उनमें कुछ चेंजेस लाया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जब सब शुरू किया गया था, तो जिले का जिलाधिकारी या उसे कलेक्टर कहिए, वही सबसे मुख्य होते थे। जिला के कलेक्टर जो या जिलाधिकारी को, उन्हीं के जिम्मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को रखा गया था, वही उसकी अध्यक्षता करते थे। वही जिला योजना समिति का अधिकार जिला के कलेक्टर के पास होता था। उसमें 1969 में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव इस व्यवस्था में किया गया कि भारत में ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति एक बनी। भारतवर्ष में रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति का निर्माण किया गया, और जिसमें ग्रामीण लघु किसान विकास एजेंसी और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी का कार्यक्रम आया, जिसे DFAL और MFL का गठन किया गया। रिजर्व बैंक के द्वारा ये 2 समितियां बनाई गई। जो किसान जो है वो कहते हैं कि आप ग्रामीण क्रेडिट या ऋण कहिए समीक्षा समिति, जिसमें ग्रामीण विकास लघु किसान आए, और एक आया ग्रामीण सीमांत किसान खेतिहर मजदूर समिति, जिसमें सीमांत किसान आया और कुछ मजदूर वर्ग के लिए। वो रिजर्व बैंक के द्वारा 1969 में यह बनाया गया। उसकी अध्यक्षता जिला के जिलाधिकारी को दी गई, उनके द्वारा समन्वय किया गया। ये कमेटी रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई, ग्रामों के विकास में किस तरह का हो। बाद में अभी आप देख रहे हैं कि हर गांव के विकास के कार्यक्रम को रिजर्व बैंक ने एक अलग से नाबार्ड को निर्माण कर दिया है। ये नाबार्ड जो है नेशनल बैंक जो है एग्रीकल्चर, ये गांवों के विकास से संबंधित कार्यों का ही सारा ये फंडिंग और समन्वय इनका सब इन्हीं के जिम्मे काम है। ये जिला राज्य से लेकर जिला तक सब कार्यक्रम नाबार्ड के माध्यम से आजकल हो रहा है। लेकिन शुरू में 1969 में रिजर्व बैंक के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, ग्रामीण ऋण समिति। वह सीमांत किसान के लिए, खेतिहर मजदूर के लिए या अन्य प्रकार के किसानों के लिए व्यवस्था की गई थी। और उसका अध्यक्ष जो होता है, हर एक जिले में जिला का कलेक्टर होता था या जिलाधिकारी होते थे। चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, 4th and 5th ईयर प्लान में कहिए कि ये 1970 के आसपास में कुछ जो सूखा क्षेत्र थे, जहाँ पर सूखा बराबर आता था, जैसे आज भी कुछ उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है जो झांसी उसी के इलाका, या राजस्थान में कुछ मरुस्थल क्षेत्र था, या झारखंड का कुछ पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर भी सूखे की स्थिति का सामना करता है। ज़मीनी कुछ ऐसी होती है कि उनका ज़मीनी का स्तर कुछ ऐसा होता है। उन क्षेत्रों के लिए भी पंचवर्षीय योजना में चौथी पांचवी में कुछ कार्यक्रम को शुरू किया गया, और राज्य और केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया, गठन किया, और उस जिलाधिकारी के जिम्मे उस कार्य को लाया गया। उसमें यहाँ परिवर्तन लाकर विभिन्न प्रकार के जो हमने बताया कि जिला स्तर पर लाकर उसके अध्यक्ष DM की अध्यक्षता में, अब उसको जो है DM जो है उसको गांवों या खंड कहिए प्रखंड से उसको जोड़ा गया। DM की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी राज्य सरकार के द्वारा, और उसको गांव के खंड और प्रखंड और गांव से उसको जोड़ा गया। क्योंकि जब तभी वह जो है हर एक गांव के स्तर पर, जब तक उसका विकेंद्रीकरण ग्रामों के स्तर पर नहीं होगा, तब तक हर जगह वह विकास जो है, विकास की मुख्य धारा में सब कोई नहीं जुड़ सकता है, यह समस्या हो जाती थी। तो प्रखंड स्तर पर भी कई गतिविधियां सम्मिलित हो गई। उसी वक्त उसमें एक जिला में विकास आयुक्त की नियुक्ति हुई। हर एक जिले में विकास आयुक्त का नियुक्ति की गई, जिनका काम सिर्फ विकास से संबंधित जिला कलेक्टर के जिम्मे तो भी प्रशासनिक कई काम होते हैं, उसमें सारा है, मुख्य तो जिलाधिकारी होते हैं, लेकिन विकास से संबंधित काम के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई, विकास आयुक्त के हर एक जिले में।
और वह विकास आयुक्त जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर जो राज्य स्तर पर होते हैं उनसे उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, उनके अधीन वह काम करते हैं। और विकास आयुक्त जो है वो जोड़ा गया हर एक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे जो है उसके निचले स्तर पर कई जो विलेज लेवल वर्कर के रूप में, कई सहयोग के रूप में कई लोग जुड़े होते हैं, वे उस कार्यक्रम को चलाते हैं। उसमें जो है कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, या स्वयं सहायता समूह जो है आजकल चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहिए, या जनता की स्वयं सहायता समूह या जनता की भागीदारी अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए, इस पर प्रखंड के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। अब प्रखंड कैसे यह काम को करे, उसे तो जिम्मा राज्य सरकार के द्वारा या कहिए कि जिला कार्यालय के द्वारा दिया गया। तो उसी में एक 1957 में एक बलवंत राय मेहता की समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने एक अध्ययन किया था, तो उन्होंने भी एक पहले सुझाव दिया था राष्ट्रीय स्तर पर कि राष्ट्रीय स्तर पर कि गांव और के खंड स्तर पर जो है, प्रखंड स्तर पर जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक विकास का जो भी है, भारत के गांवों के विकास का जो है वो हर एक क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता है। ये एक दिया गया, लेकिन उस पर उसको लागू नहीं किया गया था। फिर बाद में 70-80 के दशक में वो उस पर अध्ययन किया गया कि जो सरकार के द्वारा FDA और FLL जैसे कार्यक्रम हो, जो हमने बताया खेतिहर मजदूर और सीमांत किसानों के लिए जो योजना लागू की गई है, इसको कैसे ग्रामीण स्तर पर या निचले स्तर पर पहुंचाया जाए, उस पर बलवंत मेहता समिति के अध्ययन के आधार पर उस पर विचार किया गया। और वीडियो की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों, खंड कर्मचारियों की बैठक के आधार पर यह नीति का निर्धारण किया गया। उसमें निर्देश दिया गया उस वक्त की कि हर मंथ में, हर महीने में एक बार उसमें मीटिंग किया जाए और उसको बुलाया जाए। इसी पर हमारा देखिए कि बाद में विस्तृत कार्यक्रम अगर जो है सरकार का, उसमें खेती से भी और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ, मतलब इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम थे। उसके लिए हर महीने BDO की अध्यक्षता में एक बैठक होती थी हर एक प्रखंड में। उसके गांव के और कुछ जिला स्तर के लोग आते थे और जिला स्तर के आने के बाद BDO मीटिंग को कार्यान्वयन करते थे। उसमें यहाँ विचार विमर्श होता था विस्तृत कार्यक्रम की, जो सरकार के द्वारा बीच में विस्तृत कार्य, अभी तो विस्तृत कार्यक्रम ऐसा जो है पहले से चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ अध्ययन नहीं आ रहा है कि बार बार उसकी मीटिंग की बैठक होती है, क्योंकि हमारा प्रशासनिक ढांचा इतना बढ़ गया है, इतना इसको विस्तार किया गया है, इतना इसमें समितियां बन गई हैं और सत्ता का इतना विकेंद्रीकरण हो गया है कि सभी गतिविधियों पर अभी लेके चलना कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो वो खंड स्तर पर जो किया गया, तो खंड स्तर वाले लोगों ने पंचायत समिति को जोड़ा, पंचायत समिति के महत्व पर विचार किया गया। इसमें हुआ कि पंचायत समिति के मदद से विकास की गति काफ़ी तेज हो गई, विकास का महत्व लोगों को समझ में आने लगा। गांव में हम लोग भी बहुत पहले देखे हैं कि जिस स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पहले विकास आज के 80 के पहले जो होना चाहिए था नहीं था। गांव में रोड का अभाव था, बिजली का अभाव था, गांव की गलियों में कच्ची नाली का, पक्की नाली का अभाव था, मैंने बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य का अभाव था। इस तरह के विकास की जो, तो उसको जब पंचायत लेवल से जुड़ा गया, अब पंचायती राज व्यवस्था में कुछ उसको अधिकार दिया गया, तो इस अवस्था के चलते प्रखंड और गांव का तालमेल हुआ और गांव में हर क्षेत्र में जो है उसमें अब हुआ क्या कि BDO तो उसके हेड होते ही हैं, कुछ जिला स्तर के भी अधिकारी आने लगे, उसमें जुड़ गए, कुछ पंचायत के भी प्रतिनिधि उसमें जुड़ गए, कुछ कृषि पदाधिकारी जुड़ गए, जो क्षेत्र के कुछ जो है तहसीलदार या कहे कर्मचारी थे वो जुड़ जाते हैं, या कुछ बैंक के भी उसमें जो है प्रतिनिधि रहते हैं, बैंक के भी प्रतिनिधि उसमें रहते हैं। तो बैंकिंग, कृषि और क्षेत्र के कर्मचारी या पंचायत या राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी वो भी आते हैं, उनका भी एक बैठक होती है
और उसके द्वारा गांव की समस्याओं पर, हर एक पंचायत की समस्याओं पर विचार होता है और उसमें हर मुद्दे को ध्यान दिया जाता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कहाँ शिक्षा का अभाव है, कहाँ स्वास्थ्य का अभाव है, कहाँ पर डेयरी का विकास होना चाहिए, कहाँ पशुपालन का विकास हो। इस तरह गांव के हर समस्याओं के ऊपर यह प्रशासनिक ढांचा के रूप में वह काम करने लगा। तो इस तरह हमने जो अध्ययन किया कि जिला राज्य स्तर पर कैसे, क्या कहते हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर गांव के प्रशासनिक कार्यक्रम के बारे में इसका अध्ययन किया गया। इसी में यह देखा गया कि एक सरकार का कार्यक्रम जो था वह पहले से अभी भी चल रहा है कि जिला ग्राम विकास एजेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में DRDO कहते हैं, जिला ग्राम विकास एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA का नाम बहुत प्रचलित नाम है। यह करीब करीब छठी योजना में जिला ग्राम विकास का गठन किया गया। यह एक ऑटोनोमस एजेंसी के रूप में गठन किया गया जो देश के सभी खंडों में, सभी प्रखंडों में लागू हुआ। उसी में IRDP, NREP जो है, उसी में DRDA के अंतर्गत ही IRDP, NREP की शुरुआत की गई और उसमें जिले के कार्यक्रम का नियोजन, उसका निगरानी, मूल्यांकन सब जिला प्रभारी विकास एजेंसी, जो हमने कहा जिला प्रभारी विकास एजेंसी, जो विकास आयुक्त होते हैं, जो जिला में होते हैं, जिला में भी होते हैं, उनकी निगरानी में वह रखा गया कार्यक्रम। लेकिन यह एक जिला ग्राम एजेंसी गठन स्वायत्ती, एक रजिस्टर्ड कहिए या स्वायत्ती ऑटोनोमस एजेंसी के रूप में किया गया और वो रजिस्टर्ड होता था। उसी में हमने बताया कि जो है DRDA के द्वारा ही वह विभिन्न प्रकार के IRDP, NREP की शुरुआत की गई और उनका निगरानी और मूल्यांकन का काम होने लगा। उसमें हो गया कि उससे यह फायदा हो गया, 3-4 फायदे हुए कि कार्यक्रम में जितने जो उद्देश्य होते हैं, जितने आयाम होते हैं, जितनी आवश्यकता होती है, सबकी जानकारी जिला और खंड स्तर पर एजेंसियों को देना होता है। कार्यक्रम की जितनी जानकारी जो है, उसका उद्देश्य जो है, उसकी आवश्यकता जो है, उसकी सारी जानकारी जिला या खंड स्तर पर एजेंसी को देना है। वो एजेंसी वहाँ पर सारी न्यूज को प्रखंड स्तर पर पहुँचाते हैं, प्रखंड वाले जिला स्तर पर ले जाते हैं और उसका नियमित मूल्यांकन होने लगता है। और इसमें होता है कि जो क्षेत्र छूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रखंड के गांव हैं जहां विकास नहीं हो पाता है, कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं, छोटे छोटे स्तर पर जो ग्रामीण टोले के रूप में होते हैं, जहां पर आबादी बहुत कम होती है, वो क्षेत्र भी छूट जाते हैं, वहां विकास की धारा नहीं पहुंच पाती है। तो उनको भी जोड़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये DRDA के द्वारा, DRDA निकाय के अध्यक्ष ऐसे जिला कलेक्टर ही होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, लेकिन विकास आयुक्त की निगरानी में यह काम होता है। और इसके द्वारा यह सुविधा हो जाती है कि जिले के जो सांसद या जो क्षेत्रीय सांसद होते हैं, फिर क्षेत्रीय विधायक भी होते हैं, जो राजनीतिक रूप से विकास से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी इससे जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा भी विकास के, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ विकास की बातों को रखती है और ये प्रतिनिधि जो होते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ बात रखते हैं और जिलाधिकारी जो है प्रखंड स्तर पर उन कामों को करता है या उनका रिकमेंडेशन जनता के प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है। तो वहाँ पर सांसद और विधायक का भी रोल चला आता है, सहकारिता बैंक का भी रोल हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि बैंक के भी प्रतिनिधि वहाँ उस में शामिल रहते हैं, उनकी भी ज़रूरत वहाँ महसूस होती है, बिना वहाँ कार्यक्रम की उनकी फंड की ज़रूरत होती है, हर एक विकास में फंड की आवश्यकता है। तो बैंक का भी कुछ कार्य से हर एक ज़िले में जो बैंक होते हैं, हर एक राज्य में जो बैंक होते हैं, उनकी क्षेत्रीय कुछ जिम्मेवारी रहती है कि क्षेत्र के विकास में आप कितना सहयोग देते हैं, कितनी मदद करते हैं, कैसे विकास की धारा को आप आगे बढ़ाते हैं, ये सब समस्याएं उसमें होती है। तो उसमें केंद्रीय सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है, या जो भी हर एक ज़िले में कुछ लीड बैंक होते हैं, लीड बैंक जो है हर एक क्षेत्र का, कहीं स्टेट बैंक लीड होता है, कहीं पंजाब नेशनल बैंक होता है, किसी ज़िले में सेंट्रल बैंक होता है, किसी ज़िले में बैंक ऑफ इंडिया होता है, मैंने विभिन्न प्रकार के बैंकों का। तो उस कार्यक्रम में लीड बैंक के अधिकारी होते हैं
लीड बैंक के अधिकारी, सहकारिता बैंक के अधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी या सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष वगैरह, या जिला ग्रामीण महिला, जिला रोजगार पदाधिकारी, ये सारे लोग रहते हैं। उसमें कुछ ग्रामीण महिलाओं के प्रतिनिधि भी रहती हैं, वो भी रहती हैं, जो लाभ उनको, जिनके द्वारा लाभ की लिया जाता है और लाभ को पहुंचाया जाता है। इस तरह ये जो है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, या IRDP के माध्यम से, DRDA के माध्यम से ये विकास को हम हर एक गांव तक पहुंचा पाते हैं, खंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। इस तरह अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप देखिए कि बहुत सारे बोर्ड हैं, खादी ग्रामोद्योग है, जिला उद्योग केंद्र है, ये भी काम करने लगता है गाँव में। खादी ग्रामोद्योग भी काम करता है, जिला उद्योग को छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित होने लगते हैं। कुछ खादी ग्रामोद्योग का कार्यक्रम गाँव स्तर पर होने लगता है, वहाँ भी कुछ कपड़े का काम होने लगता है। बैंकों के द्वारा इन एजेंसियों को तालमेल किया जाता है और वे उसकी मदद करते हैं, और इस तरह गाँव के जो है कुछ व्यक्तियों को लाभ मिलता है, वे उसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरह इन सबको जोड़ने से, बैंकों को जोड़ने से, सांसद, विधायक या लीड बैंक हमने बताया, या ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रमों को बताया, इस सबको जोड़ने से प्रखंड स्तर पर और दूसरी बात गांव के स्तर पर हमारे भारत के गांव का विकास होता है। इस तरह ये कई गतिविधियां हमारे यहाँ चालू हो जाती हैं। इसी में हमने एक थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं कि हमारे यहाँ 1992 में संशोधन विधेयक, 73वां संशोधन विधेयक लाया गया था हमारे। उसमें यह भी गांव से संबंधित है, गांव से कि पंचायती राज का अधिकार देने के लिए 92 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया केंद्र सरकार के। वो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो पंचायती राज से रिलेटेड होने जाने की वजह से उसमें था कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, और उस 92 के संशोधन विधेयक का मूल विचार यही था कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय व्यवस्था होती है, ये हम लोग जानते हैं कि 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था होती है जो जिला स्तर पर होती है, दूसरी जिला स्तर पर होती है, दूसरा खंड स्तर पर होती है, तीसरा ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। 3 स्तरीय व्यवस्था उसके अधिकारों को कैसे लागू किया जाए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए, यह व्यवस्था की गई। उसमें किया गया कि पंचायती राज की गति को बढ़ाने के लिए वह पंचायतों को अधिकार दिया गया कि सीधा पैसा जो है, विकास का पैसा, जो विकास का जो कोई भी काम है वह जिला स्तर पर नहीं, सीधे पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर, प्रखंड के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पंचायतों को दिया जाए, और वे विकास के जहाँ पर जो भी पंचायतों के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाएं, जो भी टारगेट फिट किया जाए कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कहाँ सब विकास किया जाए, उसके आधार पर विकास को लागू किया जाए। ये अधिनियम में बहुत सारे जैसे हैं, छोटे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निर्धारण भी पंचायतों को अधिकार दिया है कि वो अपने स्तर पर उसका समाधान कर सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था कि ग्राम कचहरी का निर्माण उसी का एक अंग होता है कि ग्राम कचहरी का निर्माण किया गया, उसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया कि पंचायत जो है छोटे छोटे विवादों को समाधान कर सकती है। उनके लिए लीगल एडवाइजर की भी नियुक्ति की गई, लीगल एडवाइजर भी रखे गए, और पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वे विकास को के मुद्दे को अपनी ग्राम सभा के द्वारा पास कराकर वे जिला स्तर पर भेजें, और उसका अनुमोदन होने के बाद फंड जो है उनको वहीं से प्राप्त होगा। ये फंड तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों देती है, हर चीज में दोनों का हिस्सा रहता है। कुछ एजेंसी जो होती है राज्य के केंद्र के द्वारा, पूर्णतः उनका शुद्ध एजेंसी होती है, सारा पैसा वही खर्च करती है कुछ विकास के काम में। कुछ विकास के काम में होता है कि राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग होता है, दोनों के सहयोग से काम होता है। तो वह जो है पंचायत को यह पैसा मिले और वह पंचायत वहाँ पर, लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसा होने लगा कि जो पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे पक्षपात के रूप में देखे जाने लगे,
कहीं विकास हो, कहीं क्षेत्र में नहीं हो, आपस में वहाँ समस्याएं होने लगी, वहाँ पर विवाद पैदा होने लगे। तो उसका भी कुछ प्रखंड स्तर पर उसको जोड़ा गया, उनको भी कुछ प्रखंड के जिम्मे अधिकार प्रखंड को दिया गया, उनके अंडर में प्रखंड के, तो उसमें प्रखंड का एक प्रतिनिधि जो होता है उसको ग्राम सेवक रूप में कहते हैं, वह सरकारी आदमी होता है, वह उनके कार्य में, पंचायत के कार्य में सहयोग करता है। और वह जो विकास का जो फंड है उनके हस्ताक्षर से भी वह पैसा निर्गत होता है। इसे जोड़ा गया, शुद्ध अगर पंचायत को दे दिया जाएगा तो इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं इसका क्रियान्वयन। इसलिए राज्य भी या जिला भी कहिए उस पर अपना नियंत्रण रखें। यह राज्य सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई। फंड तो कई क्षेत्रों से आते हैं, हमने बताया कि शुरू में जो है कुछ लोगों के द्वारा दान के रूप में होता है, लेकिन सारा जो टैक्स का पैसा है वह केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विकास के अर्थ में वह आता है, जिला स्तर पर आए, प्रखंड स्तर पर आए या डायरेक्ट पंचायत स्तर पर आए। लेकिन उसमें राज्य का अंश, और आज भी देख रहे हैं हमारे राज्य में, कई किसी भी राज्य में, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो या दक्षिण भारत के गांव हो, जहां भी हो, वो विकास के फंड जो हैं वह कई क्षेत्रों से आते हैं। वो किसी किसी में राज्य का, केंद्र का अंश ज़्यादा रहता है, राज्य का अंश कम रहता है किसी में, उनके द्वारा वह विकास का कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम को लागू होते हैं। तो इस तरह 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया और बदलाव कर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया। ग्राम पंचायत अस्तित्व में आए और इसमें हुआ कि ग्रामीणों में कुछ जागरूकता हुई। ग्रामीण जो गांव की जनता जो थी, ग्रामीण जागरूक है, उनकी जनता में जागरूकता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि पहले जो था प्रशासन हमारा अंग्रेजी काल से हम देख रहे हैं या 1952 के बाद भी कुछ समय तक कुछ खास वर्ग के लोग जो उस विकास का लाभ उठा लेते थे। सामान्य वर्ग जो था, जो नीचे तबके के लोग थे, जो थोड़ा अनपढ़ थे, जो जिनकी शिक्षा में कमी थी, जिनकी विकास में रुचि बहुत कम थी, वे उस चीज को समझ नहीं पाते थे, वे उसका लाभ नहीं ले पाते थे। यह पंचायती राज की व्यवस्था के आने से वे भी उसका लाभ लेने लगे और अपने अधिकार को समझने लगे कि हमारा कहाँ पर क्या अधिकार है, हम कैसे उसकी मांग को उठाएं। उनमें एकजुटता आने लगी और इस तरह यह परिवर्तन, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ और विकास उसमें आज देख रहे हैं। हर क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, हर जगह विकास है, नागरिकों के जागरूक होने, किसी किसी प्रदेश में बहुत नागरिक जागरूक हैं तो वहाँ प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हमारे अपने राज्य में भी, जिस राज्य के हम लोग रहने वाले, यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी बहुत विकास का काम होता है। बिजली हो, पानी हो, रोड हो, डेयरी हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, साक्षरता के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विकास का काम सरकार जहाँ तहाँ उसको कर रही है। और वह पंचायती राज की जागरूकता की वजह से ही ऐसा हुआ है। वह विकास का जो है, कहने का मतलब कि विकास का जो भी मुद्दा है वह गांव की सामान्य जनता के तक पहुंच पाता है। जो नहीं जानते हैं कि क्या है, उन तक भी कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं। अब बहुत सारे समितियों का निर्माण गाँव में कर दिया गया है, टोला सेवक हो, ग्राम प्रधान हो या क्षेत्रीय सेवक हो, वे भी उनसे कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारा उनका, जैसे अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप नहीं देख रहे हैं, हमने गांव में ये केंद्र सरकार के द्वारा ये जो 5 लाख का बीमा जो ये गरीबी रेखा से जो नीचे उनके लिए किया गया कि स्वास्थ्य की जो है सुविधा जो है, उनको 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधा फ्री दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय सेवक जो हैं, जिनकी जरूरत जो जाते हैं उनके यहाँ संपर्क करते हैं, उनका कार्ड वह बनवाते हैं। कोई बीमारी की अवस्था में उसका, ये नई नई योजनाएं सरकार के द्वारा जो आई हैं, जिसका लाभ ग्रामीण जनता नहीं उठा पाती थी, ये स्वास्थ्य लाभ के रूप में वह ले पाती है। या शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम विचार करते हैं, बहुत सारे शिक्षा के जो हैं, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, किताबों की सुविधा हो, कपड़े की सुविधा हो, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। वे क्षेत्रीय पदाधिकारी जो हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कहिए, जो गांव स्तर पर जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, कुछ कम पारिश्रमिक पर उन्हें रखा जाता है, वे भी उसकी जानकारी देते हैं और वे अपने
अधिकार के प्रति अपने जागरूक होते हैं और उसका लाभ वह उन्हें मिल पाता है। तो इस तरह पंचायती राज में देख रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, गाँव का विकास हमारे भारतवर्ष में हुआ है। अभी देख रहे हैं कई प्रकार के अधिनियम में संशोधन करके उसको लागू किया गया है। कपाट की जो चर्चा हमने की, कपाट भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। कपाट जो है अब इसमें 2-3 एजेंसियां मिल गई हैं। ये पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट कमेटी को मिला दिया गया है। इसमें एक रूरल टेक्नोलॉजी को मिला, जिसको शॉर्ट में पार्टी और काट कहते हैं, उनको मिलाकर, और ये काम कर रहा है। कपाट भी काम कर रहा है, जहाँ तहाँ काम इसकी कर रही है। और पंचायती राज में कई जो हैं व्यवस्थाएं कही गई हैं। अब इसमें जो है हमारी 5 ईयर प्लान, जो भी 10वीं 5 वर्षीय योजना है, उसके बाद या अब जिला, ये अब तो योजना समिति बन गई, उसके द्वारा काम होता है। तो हर एक पंचायत में वो खर्च हो रहा है और उसका सामाजिक लेखा जोखा एक आकलन कर उसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा चर्चा हम इन सब बातों की चर्चा करने के बाद थोड़ी चर्चा हम लोग जो है हमारे पंचायत की व्यवस्था कैसे है, क्या है स्वाधीन भारत में, और स्वाधीन भारत के बाद पंचायतों का जन्म हुआ। उसमें कई समितियां बनी और समितियों के रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज में वह परिवर्तन किया गया। आप हम थोड़ा सा इस पर 47 के पहले का अवलोकन कर लेते हैं। 1947 के पहले जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त में पंचायत का रूप क्या था। तो उस वक्त जो था, जब हमारा देश अंग्रेजी राज के अधीन था, तो एक पंचायती व्यवस्था इस तरह की नहीं थी, इस तरह की लोकतांत्रिक रूप में नहीं थी। उसमें एक गांव में एक सभा होती, ग्राम सभा होती थी, और जिसके सदस्य गांव के वयस्क निवासी होते थे, और 5 व्यक्तियों की कार्यकारिणी बनाई जाती थी उस वक्त में। ये हम 47 के पहले की चर्चा कर रहे हैं कि उसमें एक जो है गांव में एक समिति ग्राम सभा होती थी, और उसमें गांव के वयस्क निवासी जो होते थे उसके सदस्य होते थे, और 5 व्यक्तियों की कार्यकारिणी बनाई जाती थी। ये समिति होती थी। उस समिति में वह बहुत उसका अधिकार वोटिंग के द्वारा नहीं होता था। उसमें होता था कि कुछ ही वर्ग के लोग, जो वर्ग एडवांस कहिए या जो ज़्यादा विकसित होते थे, विकसित श्रेणी के जो वर्ग थे, वे उसका लाभ लेने लगते थे। वही उसके मेंबर बन जाते थे, वही उसकी कार्यकारिणी में होते थे, और वही जो है काम को देखते थे। यह हमारे बीच के पीरियड में हमारा गांव में शहरों में भी कुछ था। शहर तो उस वक्त शहर का रूप तो उतना था नहीं, ज़्यादातर तो गांव का ही हिस्सा था, शहर तो कम रूप में थे। लेकिन यह थोड़े थोड़े शहरों में भी वह स्थानीय जो शासन होता है, उनका भी वह अधिकार इसी तरह बटा हुआ रहता था। कुछ सो कॉल्ड जो है वही लोग उसका लाभ लेते थे, वही उसमें कमेटी के मेंबर होते थे, क्षेत्रीय समिति के मेंबर होते थे। यह प्राचीन व्यवस्था बहुत समय तक चली आती थी। यह अंग्रेजी राज के समय से ही 1900 आप कहिए 52 के या 50 के पहले, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके आधार पर यह चल रहा था। इसमें वो एक सत्र आया कि 1882 में जो यहाँ पर लॉर्ड होते थे, लॉर्ड स्पिन हुए, या बीच में एक और लॉर्ड बने हैं, जो भी थे उनके द्वारा तो वे लोग जो है वो अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि होते थे। 1882 में लॉर्ड स्पिन का नाम आता है, 1919 में चेम्सफोर्ड का नाम आता है। उन लोग भी यहाँ पर जो लॉर्ड थे यहाँ के, जो कहिए कि एक तरह से राज्य के हेड होते थे, वही जो आज हमारा गवर्नर का रूप है वही होते थे, और उन्हीं के यहाँ से जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वह निर्धारण होता था। तो इस तरह हर एक में उस वक्त बिहार उड़ीसा एक राज्य था, बंगाल अलग हो गया था, बंगाल में एक अधिनियम था, मद्रास में एक अधिनियम था, असम में स्वायत्त शासन था, पंजाब में ग्राम पंचायत पंचायत अधिनियम था, बिहार उड़ीसा में ग्राम प्रशासन अधिनियम था।
मद्रास और बम्बई में उस वक्त वो दोनों राज्य एक थे, महाराष्ट्र, तो उस वक्त भी एक अधिनियम है, वो उनके लिए वहाँ पर अधिनियम था। तो ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये काम करते थे और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी उसमें काम करते थे। आम जनता की भागीदारी उसमें उस वक्त वहाँ नहीं थी, आम जनता वहाँ उसका लाभ नहीं ले पाती थी। सत्ता का एक तरह से केंद्रीकरण कहिए, विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण था उस वक्त अंग्रेजी राज के पहले। थोड़ी सी चर्चा हमने इसलिए की कि थोड़ा इसके बारे में इतिहास की जानकारी लो कि कैसे हमारा समाज चलता था आज़ादी के पहले, भारतीय समाज। तो क्योंकि गांव तो थे ही, गांव की संख्या उस वक्त अधिक थी, गांव में ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन गांव में शिक्षा का अभाव था, गांव में स्वास्थ्य का अभाव था, गांव में आवागमन की सुविधा नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, वो लाभ उसका नहीं ले पाते थे। और अंग्रेजी शासन उतना ध्यान भी नहीं देता था, उतने फंड भी नहीं थे, उतने बैंकों की व्यवस्था नहीं थी, उतने ऋण की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर भी कुछ कुछ बातों का जो आवश्यक था उस पर ध्यान रखा जाता था, शिक्षा के ऊपर में, कहीं स्कूल का, कॉलेज का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं कहीं कम्युनिकेशन का, आवागमन की सुविधाओं का कहीं कहीं ध्यान रखा जाता था। प्रशासन का इतना विकास तो नहीं था भारतवर्ष में, लेकिन एक सिंचाई का, गांव में जो खेती वगैरह होती, सिंचाई की सुविधाओं का, उस पर ध्यान, ये सब मुख्य मुद्दे हैं जिसको मैंने चर्चा की, इस पर ध्यान रखा जाता था उस वक्त में। और उसी में हर एक राज्य में अलग अलग अधिनियम बने, उड़ीसा में, बिहार में, या असम में, या महाराष्ट्र में, या जो भी कहिए आप बंगाल में, इन मुद्दों को बनाया गया। एक 1909 में इसमें चर्चा आती है कि लाहौर में भी एक, उस वक्त भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, उसमें भी एक कमीशन बनाया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया था, ग्राम पंचायत स्तर पर कैसे स्थानीय लोगों को उसमें अधिकार दिया जाए, इसकी चर्चा भी उस वक्त एक बैठक वगैरह की गई थी। तो बीच बीच में 1882 हो, या 1909 हो, या 1907 हो, इस तरह विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो कमेटियां बनी, और उसका उन कमेटियों के द्वारा विकास के कामों को, लेकिन उस वक्त विकास जो है बहुत क्षेत्रों में नहीं मात्र रखा था, बहुत नाम मात्र रखा था, उतना विकास नहीं हो पाता था, उतना हमारा देश विकसित श्रेणी में नहीं आया था, हम लोग बहुत पिछड़े स्थिति में थे और साधनों का अभाव था। और दूसरा, जो हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन था, वे भारतवर्ष के विकास के ऊपर बहुत सारा ध्यान, हालांकि कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, आवागमन में, जैसे रेलवे लाइन वगैरह की, कुछ रोड वगैरह का निर्माण हुआ था, शिक्षा का अभाव था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हम थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी मिली, तो 57 में हमने चर्चा की थी कि बलवंत राय मेहता समिति के समय बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनी, वो सामुदायिक परियोजना के ऊपर विचार करने लगा। तो उसमें हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में या पंचायती राज व्यवस्था जैसे जैसे अस्तित्व में आई, 1959 में पंचायती व्यवस्था जैसे जैसे अस्तित्व में आई, वह सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, नियोजन कार्यक्रम जो में स्थानीय भागीदारी बढ़ने लगी। स्थानीय भागीदारी बढ़ने की वजह से जो है विकास कई क्षेत्रों में आने लगे। अब उसमें हुआ क्या कि जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर खंड समिति, निचले आपको ग्राम पंचायत, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत समिति, ये सारे विकास कार्यक्रमों को लोग देखने लगे, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी बहुत उधर की, लेकिन इसका यहाँ पर बिटेर पंचायती राज व्यवस्था का हमने चर्चा की। उस समय माना जाता है कि 2,17,300 ग्राम पंचायत अस्तित्व में आ चुके थे 1960 के दशक में। 1960 के दशक में 59 के बाद पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया, और 60 के दशक में जो है 2,17,300 ग्राम पंचायतों का निर्माण हो चुका था। मतलब कि उसमें जो गांवों की संख्या थी, जहां पर लोग बसते थे, जो बसने की जगह थी, गांवों की बसावट वाले गांव थे, पहाड़ी क्षेत्रों के नहीं, जो बसने वाले गांव थे, उनमें 96% गांव जो थे
में पंचायत समितियों का निर्माण हो गया था और करीब 92% ग्रामीण जनसंख्या उसका लाभ ले रही थी। उसमें सहयोगी रूप में आई थी। 2,17,300 पंचायत अस्तित्व में आ गए थे। करीब 96% जो गांव थे वह लाभान्वित हो चुके थे और ग्रामीण जनसंख्या का 92% जो थे उसमें 1959-60 की स्थिति में वह पंचायत का लाभ ले रही थी। पंचायत का निर्माण वहां पर हो गया था। वह प्रतिनिधित्व एक तरह से कहे कि 92% जनता पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। 70 के आसपास में, 60 से 70 में दशक में आपको हरित क्रांति का जोड़ आया। 60 के 70 में हरित क्रांति आया, फिर इसके बाद श्वेत क्रांति आया। श्वेत क्रांति आने के बाद पंचायतों का बहुत विकास हो गया। आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हरित क्रांति में उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अनाज में आत्मनिर्भर है, हमारा देश ही आत्मनिर्भर है। राज्य तो बहुत सारे बहुत राज्यों में तो बहुत उत्पादन हो रहा है, बहुत राज्य बहुत विकसित श्रेणी में है। लेकिन जनरल जो है, एज होल जो है, पूरा भारतवर्ष जो है अन्न के मामले में, दूध के मामले में, मतलब कि हम आत्मनिर्भर होते गए हैं। तो इस तरह विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आई, इसमें हुआ कि कई समितियां बनी। 1977 में एक अशोक मेहता समिति बनाई गई, एक जीवे कीराव समिति बनी, ML सिंघवी की समिति बनी। तो अशोक मेहता समिति ने भी पंचायती राज 1977 में जो पंचायती राज की अशोक मेहता समिति, उन्होंने भी उसकी कार्य प्रणाली को, उनके अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। वो 97 में उन्होंने पंचायती राज के विकास और पतन का अध्ययन किया। तो उन्होंने अध्ययन के बाद उनका बताया कि पंचायतों में विकास क्यों नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। 77 की बात हम बोल रहे हैं कि विकास, तो उनका कहना था कि विकास के कार्यक्रम को पंचायती राज से अलग किया जाए। विकास के कार्यक्रम को पंचायती राज से अलग किए, उनका जो नुस्खा। और दूसरा उन्होंने कॉज बताया कि हमारी जो नौकरशाही व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, वे विकास कार्यक्रमों का पूरा कार्यान्वयन नहीं कर पाते हैं, उनमें वह इनएफिशिएंट है। पहला तो विकास कार्य को पंचायत से अलग किया गया था, अलग था, उसमें जुड़ा हुआ नहीं था 77 में। और जो भी प्रतिनिधि हमारे थे, कहने का मतलब सरकारी प्रतिनिधि या नौकरशाही के जो थे, वह जो है विकास कार्यक्रम में इनएफिशिएंट थे। उसकी कुछ इंटरनल उनका कुछ इंटरनल कुछ कॉज था और उनको कुछ स्पष्ट अवधारणा भी नहीं थी। नौकरशाही को उनको स्पष्ट कुछ निर्देश भी नहीं रहता था। इसके चलते पंचायतों का विकास उस वक्त में नहीं होता था। फिर अशोक मेहता समिति ने इसका अध्ययन किया और दार्शनिक अंदाज में उन्होंने एक आकलन दिया, अपना अध्ययन किया। तो उनका कहना था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र का एक संपर्क बढ़ाया जाए, दोनों में तालमेल रखा जाए। बिना तालमेल के विकास नहीं होता था। अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया और उसके द्वारा तो होने क्या लगा, उन्होंने सुझाव दिया ग्रामीण और शहरी को तालमेल बनाया जाए। तो उसमें हुआ कि शहरों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाने लगा और गाँवों का विकास अपेक्षित हो गया। फिर 1985 में जेबी कीराव समिति के गठन हुआ सरकार के द्वारा। उन्होंने गांव के या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए। बीच बीच में कमेटी बनाई गई, तो जीवे कीराव की समिति बनाई। उन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद को, उनका कहना था कि मजबूत किया जाए, जिला स्तर पर जिला परिषद को मजबूत किया जाए। जिला स्तर पर जो प्रतिनिधि जो हैं उनकी संख्या बढ़ाया जाए, उनके लिए उप समितियों का निर्माण करिए। जो भी योजना राज्य सरकार के द्वारा होती है उसे जिला स्तर पर उसको स्थानांतरित करने के बाद पंचायत में भेजा जाए और उनके चुनाव जो है नियमित रूप में हो। बीच में चुनाव जो हुआ था, बहुत सारे हमारे ही राज्य में बहुत समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे। तो उनका कहना था कि नहीं, चुनाव नियमित रूप में हो, जिला परिषद का गठन कीजिए, जिला परिषद गठन से जिला स्तर पर विकास का अध्ययन होगा और योजना को जिला स्तर पर स्थानांतरित किया जाए। राज्य जो है
हर एक जिले को उस योजना को स्थानांतरित करे, उनका उनका इन्फॉर्मेशन दे, और चुनाव जो है समय पर हो, तभी अब विकास संभव होगा और तब लोग बड़ी संख्या में विकास की गतिविधि में भाग लेंगे। इसके लिए अनिवार्य समझा गया। फिर 1986 में एक और समिति बनाई गई, सिंघवी की समिति बनी, उन्होंने भी अपना सुझाव कुछ दिया, उन्होंने भी मिला जुला सुझाव जेबी राव समिति से मिला जुला कि चुनाव जो है नियमित रूप से कराया जाए और अविलंब कराया जाए। जहाँ पर चुनाव में कुछ विलंब हो जाता था उसको समय पर चुनाव किया जाए। चुनाव अगर समय पर होंगे, जनता में एक जागरूकता आएगी अपने अधिकार के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी समस्या के प्रति, वहाँ ये मांग उठाएंगे और जो है इसकी वजह से हमारा पंचायतों का विकास होगा। और राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनका ये भी एक था, एक बहुत मूल चीज था कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी भागीदारी को कम से कम जुड़ा किया जाए। क्योंकि राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हो अगर बहुत चले आते हैं तो वहाँ भागीदारी उनके अधिक होने से क्षेत्रीय समस्या पैदा हो जाती है, आपसी विवाद वहाँ पर हो जाता है गांव में और जिला स्तर पर जो भी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं। इसलिए इन सब समस्याओं के चलते सिंधवी समिति, फिर सरकारी आयोग बना लास्ट में 1988 के बाद सरकारी आयोग आया। सरकारी आयोग ने के अंतर्गत भी उन्हीं के अंतर्गत और कई पीके थंगन और बीएन गाडगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। लेकिन सरकारी आयोग भी कहा केंद्र राज्य संबंध से समन्वय स्थापित करने के लिए 1988 में सरकारी आयोग बनाया गया। सरकारी आयोग केंद्र राज्य में समन्वय स्थापित इसको मजबूत करने के लिए आयोग बनाया गया था। उन्होंने भी उन्होंने अपने अंतर्गत कुछ बीएन गाडगिल और थुंगन जिनका नाम उनकी अध्यक्षता में कुछ कमेटियों को बनाया गया। और उसमें वह हुआ कि चुनाव का तो था ही कि चुनाव का मुद्दा कि हर 5 वर्ष पर चुनाव हो, अनुसूचित जनजाति और जातियों और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए, महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। उसमें महिला वर्ग में उनका ये नहीं था, महिला वर्ग में उनका कि जनरल महिलाओं में शिक्षा का अभाव था, बहुत महिलाएं पिछड़ी हुई थी। आज की समय के जैसे महिलाएं आगे नहीं थी इतना शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। उनका था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाए। ये सरकारी आयोग के अंतर्गत जो कमेटियां कुछ बनी हर एक राज्य में, उन लोगों ने कुछ अपनी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद उनका था कि जो है सामुदायिक विकास के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए और इस तरह उनका विकास को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह ये संशोधन विधेयक जो लाया गया और विधेयक के द्वारा सब समस्याओं पर विचार किया पंचायती राज में। फिर एक पंचायती राज में आपको 73वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया। 72वां तो हमने बताया ही। इसके बाद 73वां संशोधन विधेयक लाया गया, उसमें भी पंचायती राज की व्यवस्था का अधिनियम, उसमें 72 के बाद 73वां संविधान संशोधन आया 92 में। उसमें भी कुछ पंचायतों का अधिकार दिए गए। उस संविधान संशोधन विधेयक में भी कुछ 1992 की जो मुख्य विशेषताएं थे उनको यहाँ रखा गया, उन मुख्य विशेषताओं पर विचार किया गया। उसमें हुआ कि ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की गई। उस संशोधन विधेयक में ग्राम सभा की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उनको स्थापित किया गया, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति सारा गांव में होती है और ग्राम सभा जो है स्थानीय स्तर पर उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद सक्रिय भूमिका निभाती है। फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था जो हमने कहा कि गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर, गांव माध्यमिक मतलब कि प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को जो है व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जहाँ पर उनका कहना था कि जो जहाँ की आबादी, जिस राज्य की आबादी, जहाँ की जनसंख्या जो 20 लाख से कम हो, जिस आबादी की, वहाँ राज्य को माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठित करने की आवश्यकता नहीं। माध्यमिक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, छोटे स्तर पर तो होगी ही, लेकिन प्रखंड स्तर पर उसमें पंचायत गठित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी का रूप
आया जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं ग्राम पंचायत को स्थानीय निकाय या म्यूनसिपलिटी के रूप में, नगर निगम के रूप में बहुत छोटे छोटे जो पंचायत थे, इनकी आबादी बढ़ती चली गई और बढ़ने की वजह से उनको वहाँ पर पंचायत के बदले विकास के लिए वहाँ पर लोकल बॉडी का निर्माण किया गया, म्यूनसिपलिटी वगैरह आए और बड़े जो स्थान बन गए, बड़े जो शहर थे उनमें नगर निगम आया। वो भी एक, ये भी निर्माण जो है वह विकास ही के लिए है, लेकिन जो विकास जो है, जहाँ की आबादी बढ़ती गई, जो गांव जो शहर से जुड़ गए, उनमें एक व्यवस्था परिवर्तन किया गया, पंचायती राज की व्यवस्था से उसको अलग किया गया। इसके बाद उसमें सीटों के आरक्षण की विचार किया कि अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को 2/3 हिस्सा उसमें दिया जाए कि कुल संख्या का, जनसंख्या का कम से कम 2/3 भाग, मैंने 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग महिलाओं को आरक्षित किया जाए। ये सब व्यवस्था ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक में आया। इसके अलावा एक दो और मुद्दों की कि पंचायतों की बनावट पर विचार किया गया कि पंचायतों की बनावट कैसे हो। अभी आप पंचायत की बनावट जो है आप देख रहे हैं कि एक है गांव स्तर पर एक पंचायत समिति होती है, एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वह कम होते हैं, पंचायत समिति के उससे कम होते हैं और ग्राम पंचायत के सबसे अधिक मेंबर होते हैं। तो इस तरह का ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और क्या कहते हैं जिला परिषद का, ये पंचायतों की बनावट पर ऊपर, पंचायतों की अवधि हो गई कि 5 वर्ष का रखा जाए, 5 वर्ष अगर किसी कारण से पंचायत की अवधि बीच में समाप्त हो जाती है, कोई कारण से वह भंग हो जाता है पंचायत, तो उसके चुनाव भी 6 महीने के अंदर करा लिया जाए। यह भी मुद्दा इसमें लाया गया कि पंचायत का चुनाव 6 महीने में करा लिया जाए और चुनाव का संचालन जो है वह चुनाव आयोग करे, इलेक्शन कमीशन करे, उनके निर्देशन में, उनके प्रबंध में, उनके नियंत्रण में चुनाव जो है हर एक 5 वर्ष पर हो। अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने में, लेकिन वह चुनाव आयोग ही कराए। वित्त आयोग बनाया गया, वित्तीय व्यवस्था उसमें संशोधन किया गया कि हर एक राज्य के लिए एक वित्त आयोग का गठन हो, वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन गठन हो। पहले तो केंद्र स्तर पर भी था, लेकिन राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन किया गया और उस वित्त आयोग का भी उसका गठन राज्यपाल के अधीन होगा। वित्त आयोग जो राज्यपाल के अधीन होगा और उसकी अवधि भी 5 वर्ष की होगी। वित्त आयोग का जो गठन है उसकी अवधि भी 5 वर्ष होगी। यह 5 वर्ष के बाद उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वित्त आयोग की कमेटी बनेगी, उसमें कोई राज्य के अधिकारी अध्यक्ष होंगे, लेकिन राज्यपाल उसमें मुख्य होंगे, इसके अलावा नीचे के पदाधिकारी को। तो इस तरह विकास संबंधी गतिविधियों को, कई मदों को जोड़ा गया। अब विकास में कृषि का भूमि का विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वह है आप वन वगैरह। आज देख रहे हैं कि सरकार जो है पर्यावरण पर बहुत ध्यान दे रही है और हर साल अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। यह स्कीम भी केंद्र सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकार उसको संचालित करती है। तो अधिक से अधिक वानिकी कहिए या पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक जंगल का निर्माण, पेड़ को लगाना, उसमें छोटे वन हो, बड़े वन हो, या लघु और कुटीर उद्योग का निर्माण, या ईंधन का इंतजाम, चारा की व्यवस्था करना, पशुओं के चारा की व्यवस्था करना, बहुत सारी जो है बातें होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, ये सब इसी के अधीन में, पंचायत के अधीन में रहते हैं। आज भी गांव में जो सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन उसमें पंचायत की कमेटी है, वो पंचायत कमेटी के मेंबर होते हैं, वो उसमें मेंबर होते हैं, कुछ चुनाव होता है, वो निगरानी रखते हैं सिर्फ वो शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है। और उनको प्रशासनिक के मतलब कि उसके वित्तीय मामले से कोई बहुत लेना देना है, लेकिन वे प्रशासनिक मामले कहने का मतलब कि शिक्षा उचित समय पर, विद्यालय खुलें, लगें, परीक्षाएं हों, लड़के आए जाएं, ये सब बातों का वे पंचायत समिति। तो उसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कुछ हैं, कुछ है अनौपचारिक शिक्षा वगैरह है, कुछ पुस्तकालय वगैरह गांव में चलते हैं, उसमें भी सरकार सहयोग करती है, तकनीकी शिक्षा में भी सहयोग करती है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता
और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, यह भी पंचायत के अधीन आता है, ये भी इसमें विकास के मुद्दे हैं। महिला कल्याण के ऊपर है, बाल विवाह है, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला उत्थान, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी देख रहे हैं कि सरकार गांव में जो है इनके द्वारा अभी बहुत दिनों से मुफ्त अनाज की व्यवस्था कर रही है इस पीरियड में। तो ये भी एक ग्रामीण विकास का मुद्दा होता है। बहुत बाल विवाह जो हो जाते हैं, बाल विवाह का भी इसमें मुद्दा उठता है, वह भी पंचायत उसमें हस्तक्षेप कर सकता है कि बाल विवाह नहीं हो। महिलाओं के बाल विकास के, उनके कमजोर स्वास्थ्य के प्रति, इस तरह सामाजिक कल्याण के अंतर्गत ये काम आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ढांचागत विकास के ऊपर में सड़कें, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, विद्युत का, सामुदायिक विकास या कोई सार्वजनिक संपत्ति का देख रेख, रख रखाव, गरीबी उन्मूलन, ये सब इतने मुद्दे हैं जो सारे ये पंचायती राज के जिम्मे लाए गए हैं। और दूसरी बात, अब तो ग्राम पंचायत को छोटे छोटे झगड़े निपटारा करने का वह अधिकार हो गया है कि वे अगर वे आपके ग्राम कचहरी में इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उनका वह समाधान कर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को वह भेज सकता है, अपना मंतव्य, अपना विचार वह लिखित रूप में वह लीगल एडवाइजर सलाह लेकर वह भेज सकता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पंचायती राज की व्यवस्था का हमने अध्ययन किया, एक उसमें हम उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विचार किया। थोड़ा सा अब हम लोग गांव विकास के क्षेत्र में सहकारी समितियां जो है, ये कुछ थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सहकारी समितियां जो गांव में है कैसे काम करती हैं। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां, इनका भी सहकारिता आंदोलन भी एक भारत में बहुत बड़ा विकास में रोल रखता है, ग्रामीण विकास में। तो ये सहकारिता होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि सहकारिता होता क्या है। ऐसे तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि सहकारिता जो है किसी कार्य को साथ साथ मिलके करना, साथ साथ करना, साथ साथ रहना, साथ साथ सोचना, ये सब सहकारिता के मुद्दे होते हैं। एक सहकारिता का मतलब यही होता है। लेकिन हम पहले भी बोले हैं कि भारत गांव में बसता है और इसके अधिकांश निवासी जो हैं गांव में रहते हैं आज भी, और अधिकांश निवासी जो है लघु, सीमांत, भूमिहीन किसान हैं, छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, भूमिहीन हैं, सीमांत किसान हैं, या कुछ वर्कर हैं, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं। ये हमारी भारत के गाँवों की पहचान है और उन्हीं से हमारा भारत का गांव जाना जाता है। अब हमने इसमें जो सारे गांवों के विकास की चर्चा की, इसमें गांवों की गरीबी को दूर करना, असमानताओं को काम करना, विशेषाधिकार को समाप्त करना, जो कुछ व्यक्ति को विशेष अधिकार मिलता है उनको कम करना, और उनके द्वारा गांव में ये 60 के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हो गए, हरित क्रांति आई या श्वेत क्रांति आई, इनका कैसे अधिक से अधिक कार्यान्वयन हो। तो इसमें यह विचार किया गया कि अगर आप सहकारी समितियों के द्वारा हम गांव के विकास को, अगर हम सहकारी समितियों का निर्माण हो और उनके द्वारा इन मुद्दों को पकड़ा जाए, उठाया जाए, विकास के मुद्दों को, तो इसमें विकास की किरण बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगा। सहकारिता को सिद्धांत को लागू किया। सहकारिता के सिद्धांत में यह हुआ कि जो है ये एक परिभाषा इसकी दी गई है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा इसकी परिभाषा, सहकारी समिति उन व्यक्तियों का संगठन है जो एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाले उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जुड़ा रहता है। कहने का अर्थ हो गया, इसका जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जो इसकी परिभाषा दी है जनरल, यह उन व्यक्तियों का संगठन है जहाँ संयुक्त स्वामित्व होता है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहाँ उद्यम के माध्यम से
सहयोग रूप में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं या या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जुड़े हुए रहते हैं। सहकारी समितियों का अर्थ यही होता है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि समानता होती है, लोकतंत्र होता है, स्व सहायता होती है, अपना आत्मविकास होता है, इससे आदमी जुड़ जाता है। इसमें अभी कहिए ये सहकारी समितियां किस स्तर पर काम करें, कैसे करें, तो सहकारिता का सिद्धांत हमारे भारतवर्ष में जो लाया गया था, जब देखा गया कि गाँव का विकास उस मद में नहीं हो रहा है, हम विकास में पिछड़े हुए हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में यह हमारा कुछ तो स्वाधीनता के पूर्व का भी स्थिति थी और स्वाधीनता के बाद माने आज़ादी के बाद की भी स्थिति थी, उनमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन था। स्वाधीनता के पूर्व जो है, आज़ादी के पूर्व जो हमारा 1904-5 या 1912, 1919, इनमें जो 1930-31 कई स्तरों पर इसमें सहकारिता का आंदोलन हुआ। सहकारिता का आंदोलन हुआ और सहकारिता के आंदोलन में कुछ विकास के ऊपर सरकार ने विचार किया, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई। जैसे वो क्या कहते हैं 1930-31 में यह जो आर्थिक मंदी आ गई थी, तो क्योंकि उस वक्त देश जो है प्रभावित हो ही जाता था, विश्व की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता था। लेकिन सहकारिता आंदोलन का उतना लाभ, सहकारी समितियों में उतनी जान नहीं थी कि वे अब जो उसमें होता क्या कि बहुत सारे किसान जो है छोटे छोटे कर्ज में फंस जाते थे, उनकी ऋण जमा करने की क्षमता बहुत घट जाती थी, ऋण वो नहीं दे पाते थे, पुराने कर्ज चुका नहीं पाते थे, बकाया राशि हो जाती थी, उनके ऊपर कर्ज का बोझ इतना हो जाता था कि वैसे उसकी वजह से उनका विकास हो जाता था, उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। ये सब बातें ये आज़ादी के पहले थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बनाया गया, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया था और प्रकार की सोसाइटियां बनाई गई थी, लेकिन मंदी काल में या आज़ादी के पहले के काल में इन समितियों की ऋण अदायगी की उतनी नहीं थी जितना होना चाहिए था। लेकिन 1947 के बाद 50-51 कहिए, जब संविधान हमारा बना, तो सहकारिता की आवश्यकता महसूस हुई। सहकारिता के में सबसे बड़ा जो है रिजर्व बैंक के द्वारा 1951 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी का गठन किया गया। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी का गठन किया गया। उस गठन के द्वारा देखा गया कि गाँव में कैसे क्रेडिट का या ऋण का कहिए एक तरह से, कैसे ऋण का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। उसमें हुआ क्या कि वो सिफारिश की गई कि कुछ गांव के में जो उसमें हर व्यक्ति तो नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनाया जाए, उनकी भागीदारी उसमें दी जाए, उनकी भागीदारी मेंबर बनाकर उसका कुछ भागीदारी किया जाए, उनसे कुछ शेयर लिया जाए। वो आर्थिक पैसे के रूप में वो शेयर देंगे, शेयर देते हैं, पैसे के रूप में देते हैं, और वे उसके मेंबर बन जाते हैं। उस मेंबर बनने की वजह से उसका वहाँ के जो क्रेडिट सर्वे कमेटी उसमें उनका कहिए एक तरह से उनका अधिकार वहाँ जमा होता है। शेयर देते हैं तो उनका अधिकार हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक है या भूमि विकास बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो, या पैक्स जो है जिसे आप कहते हैं, जो खरीद बिक्री का काम करती है, पैक्स वगैरह हो, तो उसमें गांव के सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ व्यक्ति उसके मेंबर होते हैं। उसका मेंबर फीस होता है, बहुत कम राशि है, बहुत बड़ी राशि उसमें नहीं लगती है, 100-250 रुपये की राशि होती है, और वह राशि का वो रसीद कटता है। तो वे व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का या ग्रामीण विकास भूमि विकास बैंक समिति का उसके वे मेंबर बन जाते हैं। और उनके मेंबर, हालांकि उसमें सहयोग जो है उसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा ही होता है, सहकारी समितियों का राज्य सरकार ही करती है, और राज्य सरकार जो है उसका निर्माण करती है। इसकी व्यवस्था हमारे पंचवर्षीय योजना में भी पहले की गई थी। तो हमने बताया कि जो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है
फिर जो बनाई गई थी उन्होंने भी अध्ययन किया था। तो उसमें कुछ जो कृषक वर्ग थे उनके लिए वह लाभान्वित होता था। अब जैसे सहकारी समितियों का निर्माण जो है ये पंचवर्षीय योजना में, छठी में, 9वीं में, 10वीं में, तो उसमें सहकारी ऋणों का बहुत बड़ा योगदान मिला। सहकारी ऋण जो है उसकी व्यवस्था जो है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बनी, जिला स्तर पर कमेटी बनी, राज्य स्तर पर कमेटी बनी। उसमें पहली सहकारी समिति जो है उसका पंजीकरण जो हम लोग बम्बई प्रदेश में माना जाता है शुरू में हुआ था। धीरे धीरे हर एक राज्य में इसका निर्माण होने लगा। इस तरह ये धीरे धीरे जो है हर राज्य जो है इससे जुड़ते चले गए सहकारी समितियों से, और लार्ज स्केल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी उसका लाभ किसानों को मिलने लगा। उसमें हो गया क्या कि जैसे अब छोटा सा, अब कम समय में छोटी सी बात मैं बता दूं कि जैसे खेती का एक सीजन होता है हर राज्य में। एक खरीफ का मौसम होता है, एक रबी का मौसम होता है। तो उस मौसम में किसानों को ज़रूरत ज़्यादा खेती में पैसे की पड़ती है, खर्च काफ़ी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको वह कम ब्याज पर ऋण देती है समिति जो है। समिति क्या कहिए कि बैंक के रूप में कार्य करती है। वो कम ब्याज पर ऋण देती है और वह फसल ऋण कहलाता है। फसल ऋण देती है, हर एक फसल के लिए ऋण 10,000, 20,000, 25,000 छोटे छोटे ऋण वह देती है। बड़े ऋण में भी कुछ हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह की योजना है, लेकिन ज़्यादातर छोटे ऋण में मिलते हैं, सीजनल ऋण मिलते हैं। और उस ऋण के द्वारा वे अपनी खेती में सहयोग उनको मिल जाता है उसके द्वारा, और समय पर फिर 6 महीने के बाद उसे वह चुका देते हैं, तो फिर पुनः उन्हें ऋण प्राप्त हो जाता है। उसमें खेती के हर काम को मजदूरी से लाभ तो मिलता ही है। उसमें कुछ मेंबर बन गए तो जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा खाद भी बिकता है तो खाद दूसरी कम दर पर मिल जाता है, फर्टिलाइजर भी हो जाता है, मजदूर की व्यवस्था होती है, अन्य प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था होती है, छोटे छोटे कृषि यंत्र भी मिलते हैं, उनसे सहयोग मिल जाता है उन्हें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि ये जो समय समय पर सहकारी समितियाँ उन्हें ऋण देती हैं, ऋण के द्वारा किसान जो है लाभान्वित होते हैं और अपनी खेती का वो विकास करते हैं। खेती का विकास करने का मतलब कि सिंचाई के क्षेत्र में या जुताई की जरूरत पड़ गई या बुआई की जरूरत पड़ गई, उनके पास पैसे उपलब्ध अगर नहीं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा, इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा बहुत सारा काम किए गए हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका काम जो है, उनका जो है सहयोग काफ़ी बढ़ते जा रहा है हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में, या जिला स्तर पर कहिए, राज्य स्तर पर कहिए, केंद्र स्तर पर कहिए, इनका सहयोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसमें जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, ये सब जुड़े हुए हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोग जुड़े हुए हैं और कृषि क्षेत्र में ये किसानों को सहयोग करते, कृषि क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, गांव के किसी भी क्षेत्र के विकास में, ग्रामीण को किस पशु के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या भूमि विकास से संबंधित या ग्रामीण आवास से संबंधित हो, हर क्षेत्र में वे विकास में कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सहयोग मिलता है और गांव के उसमें बहुत से सारे व्यक्ति लाभान्वित होते हैं और उनकी निगरानी बैंक के द्वारा होती है। बैंक उनके समय पर इनको देते हैं और इनको चुकाना पड़ता है। नहीं चुकाने पर कुछ समस्याएं होती है, लेकिन किसानों को जागरूक किया जाता है कि अधिक से अधिक ऋण वो चुकाएं और समय पर उसको। इस तरह देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारे यहाँ काम करने लगती है। ये एक तरह से उसी में हमने बताया कि उसका जो एक मार्केटिंग का काम भी सहकारी समितियों के द्वारा होता है। जो हमने बताया कि पैक्स वगैरह जो बनता है, ये पैक्स का जो चुनाव होता है जिसमें गाँव के लोग मेंबर होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव होता है, इस तरह के देते हैं। हम लोग देखते हैं बिहार में भी है और दूसरे प्रदेश में भी है। तो ये जो है पैक्स है, नेफेड है, ये जो है अपने उत्पाद, किसान जो अपने उत्पाद का, अपने सामान का उचित मूल्य उन्हें जो सरकार के द्वारा उन मूल्यों पर वह बेच पाती है जो सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित है। उसमें बहुत सारी समितियों का लाभ उन्हें मिलता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि गाँव के विकास के लिए समितियाँ
वो काम करती है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ हो पाता है, इससे अधिक लाभ उठा पाते हैं। धन्यवाद।